नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले आज मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि मुझे क्या करना चाहिए। और हमारे नए दोस्त जो कि दिल्ली से हमसे जुड़े हैं, उनका मैं नाम आप सबको बताना चाहती हूँ। उनका नाम है नंद किशोर। नंद किशोर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर किया। और बाकी के सारे फ्रेंड्स जो हैं, नवीन शर्मा जी पंजाब पटियाला से, अमित जी, आकाश जी, आप सबको मेरा धन्यवाद। और आप सबसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखेंगे। और आप सब जैसे मेरे कहानियों को इतना पसंद करते हैं, तो आप सब से मेरी एक उम्मीद ये भी है कि आप इन कहानियों को प्लीज़ शेयर करें ताकि मेरी थोड़ी सी मदद हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, वो कहानी अक्षय और उसके परिवार की है। अक्षय एक ऐसा लड़का जो कि पढ़ने लिखने और बाकी सारी चीज़ों में काफ़ी इंटेलिजेंट था, और वो अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन अक्षय के अंदर एक छोटी सी कमज़ोरी थी। वो अपनी भावनाओं को किसी के भी साथ शेयर नहीं करता था, और वो किसी से भी बात करना तो चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके अंदर किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन या फिर शर्म जैसी कोई चीज़ थी जो कि उसे आगे बढ़कर दोस्त बनाने से रोकती थी। यहाँ तक कि माता पिता से भी बात करने में वो काफ़ी हिचकिचाया करता था। माता पिता से भी वो अपने मन की बात बहुत कम ही किया करता। वो अपने क्लास का टॉपर बच्चा था, लेकिन उसे अपनी रिपोर्ट कार्ड तक साइन करवाने के लिए अपने पिता से आगे जाकर कहने में काफ़ी डर लगता था। ज़्यादातर बच्चों के साथ ये चीज़ तब होती है जब उनके मार्क्स, ग्रेड्स कम आते हों। तब वो अपने माता पिता को अपने रिपोर्ट कार्ड को दिखाने में डरते हैं। लेकिन अक्षय के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो हर एक चीज़ में, हर किसी से बात करने में काफ़ी सोचा करता था। उसके इसी स्वभाव के वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं था, और उसके माता पिता की लव मैरिज होने की वजह से कई सालों से उनसे उनके माता पिता मतलब अक्षय के दादा दादी नाराज थे। उन लोगों ने अपने बेटे से कभी भी बात नहीं की थी। लेकिन आज अचानक उन्हें घर पर आने के बाद ये पता चला कि उनकी माँ का पत्र आया हुआ है, और उन्होंने जब उस पत्र को पढ़ा तो वो खुद को रोक नहीं पाए। उस पत्र में लिखा हुआ था कि उनकी माताजी की तबीयत काफ़ी खराब है, और अब शायद उनके पास कुछ ही वक्त बचा है। वो अपने बेटे से, अपने पोते से, अपने बहू से मिलना चाहती हैं। ये पत्र पढ़कर वो दोनों खुद को रोक नहीं पाए, मतलब अक्षय के माता पिता। उन्होंने तुरंत अक्षय को लेकर गांव जाने का निश्चय कर लिया, और वो अगले ही दिन गांव के लिए निकल गए। अक्षय वैसे भी कम बातें करता था, इसलिए उसने कोई भी ऐतराज़ नहीं जताया। वो चुपचाप अपने माता पिता के साथ उनके गांव अपने दादी के घर के लिए निकल चुका था, और अगले दिन वो वहां पर पहुंच भी गए। घर पर पहुंचने पर स्वागत तो नहीं किया जा सकता था, क्योंकि माहौल वैसा नहीं था। सब लोग पलकें बिछाकर उनका इंतज़ार कर रहे थे, और उनको सामने देखते ही सब
अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर उन दोनों को गले से लगाते हुए थोड़ी देर में माता जी के कमरे में उन्हें लेकर पहुंच गए। वहां लगा जैसे उनकी माँ सिर्फ उनके ही इंतजार में वहां लेटी हुई थी और उनको देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनकी हालत काफ़ी दिनों से काफ़ी खराब होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रही थी और लगातार उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने हाथ के इशारे से धीरे से अपने बेटे, बहू और पोते को अपने पास आने का इशारा किया। वो भी समझकर तुरंत आगे बढ़ गए। बेटे और बहू ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और वो उनके एक एक किनारे पर जाकर बैठ चुके थे। वो लगातार उनको देख रही थीं, उनको छू रही थीं और बिना कुछ बोले रोते रोते वहीं उनके प्राण छूट गए। बेटे के सामने माँ की ऐसी हालत, बेटे पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। भले ही माँ बाप बात ना करें, दूर हों, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। यही हालत अभी अक्षय के पिता की ही थी। वो फूट फूट कर लगातार अपनी माँ से लिपट कर रोए जा रहे थे। घर का माहौल जो अभी थोड़ी देर पहले कुछ अलग था, इन सब के आने से वो पूरी तरह से गम में डूब चुका था और उनके क्रियाकर्म की पूरी तैयारी की गई। अब जबकि उनका बड़ा बेटा वहाँ मौजूद था, क्रियाकर्म तो उन्हें ही करना था। क्रियाकर्म और सब कुछ होने के बाद अक्षय के पिता ने अपने छोटे भाई के बारे में पूछा, लेकिन सब लोग उसके बारे में सुनकर भी चुप लगा गए और अक्षय के पिता ने बार बार जानने की कोशिश की कि उनका छोटा भाई कहाँ है, कैसा है, लेकिन सारे लोग उनके बातों को लगातार टाल रहे थे और उनकी कई कोशिशों के बाद जैसे तैसे उनकी पत्नी, जो वहाँ एक कोने में अजीब से वेशभूषा में थी, वो सामने आई और उन्होंने बताया कि अब वो नहीं रहे। ये बात सुनकर उन्हें काफ़ी अजीब लगा और अक्षय के पिता ने तुरंत पूछा, ऐसा कैसे हो गया, क्या हुआ था उसके साथ और मुझे कुछ बताया क्यों नहीं गया। इस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और ये कहकर बात को टाल दिया कि अभी माँ जी की कुछ क्रियाविधि करनी है, तो आप चलिए। अक्षय के पिता चले तो गए, लेकिन अब उनके दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे थे। उन्हें जानना था कि उनका छोटा भाई, जो कि पूरी तरह से स्वस्थ था, उसे ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत ऐसे अचानक हो गई। लेकिन अभी माहौल देखकर उन्होंने चुप लगाना ज़्यादा सही समझा। देखते ही देखते वो 13 दिन भी निकल चुके थे और उन 13 दिनों में उन्होंने अपने बेटे अक्षय के अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव देखा। उन्होंने देखा अक्षय अब पहले से ज़्यादा खुश रहता है, मुस्कुराता है, बातें करता है। माँ के मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं अक्षय के पिता अब वापस जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस घर के बड़े बेटे होने की वजह से अब इस घर की तरफ भी उनकी काफ़ी जिम्मेदारियां बनती हैं। पिता, जो कि काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्हें और उस घर को अब उनकी ज़रूरत है। उन्होंने पहले तो अपने पिता को और अपने भाई की पत्नी को अपने साथ शहर चलने को कहा, लेकिन वो दोनों में से कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे और इस तरफ अपने बेटे में इतना बदलाव देखकर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से बात की। उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मैं आपकी किसी भी बात से बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। मैं भी अपने बेटे में काफ़ी बदलाव देख रही हूँ। अक्षय इस तरह से अकेले खुश रहना और किसी से बात करना कभी नहीं करता था। वैसे भी इस बीच
आप जब इन सारी चीज़ों में व्यस्त थे तब मैंने अक्षय से बात की थी। अक्षय ने बताया है उसका यहाँ पर कोई दोस्त बन गया है। तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि ज़िंदगी में पहली बार अक्षय ने किसी को दोस्त बनाया और हम उन चीज़ों को छोड़कर यहाँ से वापस शहर चले जाएं। शायद अक्षय को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। और इस पर पिता ने तुरंत अक्षय से भी पूछने की कोशिश की। अक्षय ने काफ़ी खुश होकर जवाब दिया, पापा, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं यहीं अपने दोस्त के साथ रहना चाहता हूँ। इस पर पिता ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, तो बेटा, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? उसने बताया, आनंद। पिता को काफ़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा, अगर आप नहीं जाना चाहते तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है, हम उसमें आपका एडमिशन करा देंगे। अक्षय ये सुनकर काफ़ी खुश हुआ। पिता ने उस वक्त और ज़्यादा कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वैसे भी वो तो वहीं पर रुकना चाहते थे अपने बाकी के परिवार वालों के साथ। लोग गांव में रुक चुके थे और गांव में अच्छे से रह भी रहे थे। उनके रहते हुए मुश्किल से 3 दिन ही बीते होंगे कि अचानक एक रात अक्षय अपने कमरे से गायब था। जब माँ की नींद खुली और उसने अपने बेटे को वहाँ पर नहीं देखा तो वो घबराकर इधर उधर अपने बेटे को ढूंढने लगी। इस पर अक्षय के पिता की भी नींद खुल गई और बारी बारी घर के सारे लोग जाग चुके थे। सब ने अक्षय को आवाज़ देकर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन अक्षय किसी को कहीं भी नहीं मिल रहा था। और तभी घर के बाहर भी लोगों ने देखना शुरू किया और उनके भाई की पत्नी, मतलब अक्षय की चाची, उन्होंने अक्षय को कहीं से डांटते हुए, काफ़ी कुछ सुनाते हुए वो अक्षय को हाथ पकड़कर खींचते हुए लेकर आ रही थी। ये देखते ही अक्षय के पिता और माँ को काफ़ी अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ये बात उनसे तब ना पूछकर बाद में पूछने की सोची। उनके लिए तो उस वक्त इतना ही काफ़ी था कि उनका बच्चा सही सलामत उन सबको मिल गया। और पूछने पर अक्षय की चाची ने यही बताया कि यहीं पड़ोस में था। और पड़ोस का घर जहाँ तक उन लोगों को पता है उनका ही था, जो कि घर में ज़्यादा जगह ना होने की वजह से बाकी के ज़मीन में वो घर बढ़ाकर बना दिया गया था, जिस पर अब ताला लगा हुआ था। कमरे में अक्षय के साथ वापस आने पर अक्षय की माँ ने अक्षय के पिता से पूछा, अरे, ये कुछ ज़्यादा अजीब नहीं है? आपकी भाभी ऐसे किस बात पर अक्षय पर नाराज़ हो रही थी? एक तो हमारा बेटा पता नहीं कहाँ खो गया और वो उसे ऐसे डांटते हुए, हाथ से पकड़ के खींचते हुए लेकर आ रही थी। मुझे ये चीज़ कुछ अच्छी नहीं लगी। इस पर अक्षय के पिता ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह उनसे बात करूँगा। मैं भी तो जानूँ ऐसा क्या हुआ कि वो इतना गुस्सा करने लगी। और दोनों आपस में बातें करके सो चुके थे। उनके सोए हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि तभी अचानक से अक्षय कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। और तभी ये आवाज़ें सुनकर अक्षय की माँ की नींद खुल गई। और उनकी नींद खुलते ही उन्होंने देखा अक्षय अपनी जगह पर बैठकर धीरे धीरे किसी से बातें करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ अक्षय और उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। उन्हें काफ़ी अजीब लगा कि अगर हम दोनों पति पत्नी सो रहे हैं तो अक्षय इस वक्त किससे बात कर रहा है। और उन्होंने अक्षय से ये बात जानने की कोशिश की। अक्षय ने बताया कि वो
उसका दोस्त उसे ज़बरदस्ती खींचकर ले भी गया था और अभी देखिए ना, वो हमारे कमरे में आ गया है। वो मुझे बार बार कह रहा है कि मैं उसके साथ बाहर अभी खेलने चलूं। मुझे अभी नहीं जाना, मुझे बहुत नींद आ रही है। आप उसको समझाइए ना, उसको भेज दीजिए यहाँ से। ये सारी बातें सुनकर अक्षय की माँ ने कमरे में चारों तरफ एक बार फिर से नज़र दौड़ाई, लेकिन उन्हें वहाँ पूरे कमरे में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें अक्षय की बातें काफ़ी अजीब लग रही थीं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को जैसे तैसे समझाकर वापस से सुला दिया और अक्षय भी सो चुका था। अगली सुबह माता पिता तो उठ गए, लेकिन अक्षय की नींद ही नहीं खुल रही थी। अक्षय काफ़ी देर तक काफ़ी गहरी नींद में सोया हुआ था। ये आज पहली बार था कि अक्षय इतनी देर तक सोया हुआ था। सबके नाश्ता कर लेने के बाद अक्षय की माँ उसके कमरे में उसे उठाने के लिए आई। उन्होंने अक्षय को काफ़ी देर तक उठाने की कोशिश की। तब जाकर अक्षय ने धीरे धीरे आंखें खोली और अपनी माँ को आज मम्मा ना बोलते हुए उसने अपनी माँ को अम्मा कहकर बुलाया और कहा, अम्मा थोड़ी देर और सोने दो ना। ये बात सुनते ही अक्षय की माँ को काफ़ी अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ये बात ये सोचकर टाल दी कि शायद गांव के लड़के से दोस्ती होने की वजह से यहाँ के तरीके से वो बात करना सीख रहा है। और वो ये बात कहकर कि बेटा सबने नाश्ता कर लिया है, चलो आप भी फटाफट बाहर आ जाओ और आप भी नाश्ता कर लो, फिर आपको आपकी पढ़ाई भी तो करनी होगी ना। ये कहकर वो वहाँ से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जब अक्षय अपने कमरे से बाहर निकल कर आया, तब अक्षय को देखकर उसके माता पिता काफ़ी हैरान थे और दादा चाची ये दोनों तो अक्षय को इस तरह से देख रहे थे मानो किसी भूत को देख लिया हो। अक्षय अजीब तरीके से लंगड़ा कर चल रहा था और अक्षय ने अपने हाथ में एक ऐसी छड़ी पकड़ी हुई थी जो छड़ी उसके माता पिता के लिए तो अनजान थी, लेकिन उस छड़ी के बारे में शायद उसके दादा और चाची बहुत अच्छे से जानते थे। अक्षय को इस तरह से लंगड़ा कर चलते हुए देखकर उसकी माँ तुरंत भागकर उसके पास आई और उसे गले से लगाकर पूछने लगी, बेटा ये क्या हो गया आपको, चोट कैसे लगी और ये छड़ी आप ये लेकर क्यों चल रहे हैं, ये छड़ी आपको कहाँ से मिली। उन्होंने एक ही सांस में कई सारे सवाल अक्षय के सामने रख दिए, लेकिन अक्षय ने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया, अम्मा आपने तो हमें खाना खाने के लिए बुलाया था, अब ये इतने सारे सवाल क्यों कर रही हो, चलो हमें जल्दी से नाश्ता दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। और अक्षय जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। उसे इस तरह बैठा देखकर, इस तरह चलता देखकर और इस भाषा में बोलता सुनकर वहाँ दादा और चाची दोनों के होश उड़ चुके थे और वो दोनों अक्षय को लगातार सिर्फ घूरते जा रहे थे। अक्षय की माँ को भी अब ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही थी। इस वजह से उन्होंने अपनी घबराहट को छुपाते हुए सबके सामने मजाक करते हुए अक्षय से कहा, मेरे बेटे को अभी 2 दिन हुआ नहीं है गांव में आए हुए कि दोस्त बनते ही उनकी भाषा कॉपी कर रहा है ना अक्षय बेटा। यहाँ की लैंग्वेज लगता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, जो आप यहाँ की लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रहे हो। इस पर अक्षय ने कोई भी जवाब अपनी माँ को ना देते हुए चाची की तरफ देखते हुए कहा, अम्मा ये देखो ना, ये आंटी हमको कैसे बोल रही हैं, आप ही हमें हमारा मन पसंदीदा नाश्ता दे दो जैसा आप हमें रोज़ देती हो। और ये बात सुनते ही अक्षय की चाची के आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो रोते रोते किचन में अंदर गई और थोड़ी देर में कुछ अलग सा
बनाकर सामने लाकर अक्षय के रख दिया और अपने हाथ से निवाले बना बनाकर अक्षय को खिलाने लगी। ये सारी चीज़ें वहाँ अक्षय के माता पिता के समझ के परे थी और उन्होंने इन चीज़ों पर अब ऑब्जेक्शन उठाना शुरू किया। अक्षय जब नाश्ता करके वहाँ से बाहर निकलने लगा तब अक्षय ने अपने माता पिता से कोई बात नहीं की। उसने जो भी कहना था अपने दादा और चाची से कहा और खाना खाने के बाद हाथ पोंछने के लिए टॉवल का इस्तेमाल ना करते हुए अपनी चाची के पल्लू का इस्तेमाल किया। मुंह हाथ पोंछकर अपनी चाची की तरफ देखते हुए उन्हें अम्मा कह के संबोधित किया और कहा, अम्मा हम जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ। आप ना हमारे लिए आज हमारे पसंद की दाल और 2-3 ऐसे डिशेस के नाम बताए जो कि कभी भी अक्षय ने खाए ही नहीं थे। यहाँ तक कि अक्षय शायद उन डिशेस के बारे में जानता भी ना हो। ये गांव की लोकल डिशेस थी और उन चीज़ों का नाम लेकर अपनी माँ को कहकर जाने लगा। इतने में तुरंत अक्षय की चाची ने अक्षय के हाथ को पकड़ा और कहा, बिटवा अभी कहीं मत जाओ, तुम यहीं रुको। हम ना तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की मिठाई बनाए हैं। तुम अपने दादा के कमरे में जाओ, हम तुम्हारे लिए वो मिठाई लेकर आते हैं। ये बात सुनते ही अक्षय ने तुरंत मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और वो अपने दादा के कमरे की तरफ बढ़ गया। ये सारी चीज़ें अब अक्षय के माता पिता को काफ़ी अजीब लग रही थी। उन्होंने ये बात जानने की कोशिश करते हुए तुरंत दादाजी और चाची दोनों से बात करना ही सही समझा। उन्होंने देखा कि तुरंत चाची अक्षय के पीछे पीछे दादा के कमरे तक गई और अक्षय के अंदर जाते ही तुरंत कमरे को बाहर से बंद कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी। ये हाल देखकर अब अक्षय के माता पिता काफ़ी घबरा चुके थे। उन्होंने तुरंत उनके पास पहुंचकर उनसे सारी बातें जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा, भाभी क्या हुआ है? आप कल रात से काफ़ी अलग सा व्यवहार कर रही हैं और आज तो अक्षय को भी क्या हो गया है? अक्षय भी कैसी भाषा में बात कर रहा है, क्या क्या खाने के लिए मांग रहा है और ऊपर से वो मुझे छोड़कर आपको अम्मा अम्मा बुला रहा है। अक्षय तो ऐसे कभी बात भी नहीं करता है। आप लोग बताएंगे हुआ क्या है और आपने अक्षय के रूम का दरवाज़ा क्यों बंद किया? क्या बात है, बताइए, हमें जानना है। इस पर तुरंत चाची जी ने खुद को संभालते हुए उन दोनों को सामने बैठने को कहा और उन्होंने कहा, देखिए अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो आप सुनकर घबराइएगा नहीं भाभी जी। आप जानती नहीं हैं, उस दिन भैया हमसे पूछ रहे थे ना कि उनके भाई को अचानक क्या हुआ और उनकी मृत्यु कैसे हो गई। हम आपको सारी बातें बताते हैं। इस पर ससुर जी सामने बैठे हुए थे और बहू ने मतलब अक्षय की चाची ने सारी बातें बताना शुरू की। उन्होंने कहा, आपके जाने के बाद आपके भाई काफ़ी अजीब से हो गए थे। कुछ दिनों तक तो उन्होंने आपको बहुत ज़ोर शोर से खोजने की कोशिश की और उसके बाद जब आप नहीं मिले वो काफ़ी परेशान रहने लगे और धीरे धीरे उनका गुस्सा, उनकी चिड़चिड़ाहट काफ़ी बढ़ चुकी थी क्योंकि वो आपसे इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे। आपका ऐसे उन्हें छोड़कर चला जाना उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उन्होंने जैसे तैसे कुछ ही समय बाद शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन शादी के 6 महीने तक ही हमने एक सामान्य ज़िंदगी बिताई होगी। उसके बाद तो हमारी ज़िंदगी नरक हो गई। शादी के 6 महीने बाद हम गर्भ से थे और हमने छोटू को जन्म दिया जिसका नाम आनंद था और हम उसे प्यार से छोटू छोटू बुलाया करते थे। उसके जन्म के बाद उनको अजीब सी चीज़ें
समझ में आने लगी। उनको हमारे ऊपर हमेशा शक रहता था कि हम भी उन्हें छोड़कर भाग जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। इस वजह से वो हमेशा हमें और छोटू को मारा पीटा करते थे। एक दिन तो वो अजीब से हालत में शराब पीकर नशे में धुत होकर आए और उन्होंने हमें और छोटू को बहुत मारा। लेकिन वो हमें जब मार रहे थे तो छोटू ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने पिता के आगे आकर हमें बचाने की कोशिश की। और इसी कोशिश में छोटू को उन्होंने इतनी जोर से धक्का दिया कि छोटू दीवार से जाकर टकराया और छोटू की मृत्यु वहीं उसी घर में हो गई। छोटू की मृत्यु होने के बाद ये गिल्ट उनके अंदर घर कर गया कि एक भाई उनकी गलती के बिना उन्हें छोड़कर चला गया और यहाँ उनका बेटा उनकी गलती से छोड़कर चला गया। उसके बाद उन्होंने तो सबसे जैसे अपना रिश्ता नाता ही तोड़ लिया। वो किसी से भी कोई भी बात नहीं करते थे, बस चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहते। सब ने समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने शराब पीना उसके बाद बंद तो कर दिया, लेकिन वो पूरी तरह से बदल गए थे। वो किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने खुद को पूरी तरह से अकेला कर लिया था और मुश्किल से 1 महीने बाद ही उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। आप क्या जाना, उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। वो सदमा तो वो जैसे तैसे झेल गए, लेकिन बेटे का जाना उनके लिए बहुत भारी पड़ा और वो हम सबको छोड़कर चले गए। तब से हमने वो बगल वाले घर में रहना छोड़ दिया, क्योंकि हम उसी घर में रह रहे थे और उनकी मृत्यु वहीं हुई थी। कुछ ही दिनों बाद मेरा दम उस घर में घुटने लगा। कभी मुझे अपने बेटे की आवाज़ सुनाई देती तो कभी पति की। और जब हमने सुना कि यहाँ पर आकर अक्षय का दोस्त आनंद ही है, तब हमें बहुत झटका लगा था। लेकिन हमें ऐसा लगा कि हो सकता है ये किसी और आनंद की बात कर रहा हो। हमने गांव में जो 2 और आनंद हैं उनसे जाकर पता भी किया, लेकिन वो तो अक्षय को जानते ही नहीं थे। और हमने एक दिन आनंद को यही बगल वाले हमारे घर से निकलते हुए देखा। तब हम समझ गए कि इसका दोस्त कोई और नहीं, हमारा छोटू ही बन चुका है। हम ये सब चीज़ें आपको पहले ही बताना चाहते थे, लेकिन हम कैसे बताते। हम काफ़ी घबरा गए थे। हमने इसकी झाड़ फूंक बाबा जी से करवाना भी शुरू कर दिया, लेकिन किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं हुआ। और उस दिन रात को जब अक्षय वहाँ पर गया था, तो हमने हमारे आँखों से हमारे बेटे को इसके अंदर जाते हुए देखा। हम उसी वजह से उसे डांटते हुए, खींचते हुए घर पर लेकर आ रहे थे। हम क्या करते हमें कुछ समझ में नहीं आया। और अगले दिन से तो आप देख ही रहे हैं ये सब क्या हो रहा है। ये सारी बातें सुनकर दोनों माता पिता के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन निकल चुकी थी। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब ये क्या हो गया और इन चीज़ों से छुटकारा कैसे मिल पाएगा। लेकिन पिता ने और चाची ने दोनों ने भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो बिटवा, ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और यहाँ जो बाबा हैं वो तो वैसे भी आत्माओं की झाड़ फूंक बहुत आसानी से जानते हैं। हम इस प्रक्रिया से गुजरना इसलिए नहीं चाहते थे कि ये प्रक्रिया उन आत्माओं को भी बहुत कष्ट देती है। लेकिन आज सुबह ही हम उन बाबा जी से मिलकर आए हैं और उन्होंने हमें समझाया कि उस आत्मा की मुक्ति अगर करवानी है तो हमें उस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। और हम तो हमेशा से ही चाहते थे कि हमारा छोटू और हमारे बेटे, मतलब तुम्हारे छोटे भाई के आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति मिल जाए। और आज हम अपने दोनों बच्चे को एक साथ ऐसे तकलीफ़ में देखकर नहीं जी सकते, इसलिए हमने उन बाबा को बुला लिया है।
वो बस आ ही रहे होंगे। और तब तक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक होते ही तुरंत अक्षय की माँ भागकर गई। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा। वहाँ पर सामने एक पंडित जी खड़े थे, जिनके चेहरे पर एक अलग सा तेज, एक अलग सी चमक थी। उन्होंने घर पर आने से पहले ही घर के बाहर कुछ प्रक्रिया की और तुरंत पड़ोस वाले घर में, जिस घर में ताला बंद रहा करता था, वहाँ ताला खुलवा कर पहुँच गए और वहाँ पर बैठकर कुछ क्रिया शुरू की। वो क्रिया शुरू करते ही इधर अंदर कमरे में अक्षय बार बार अजीब सी आवाज़ में अपनी माँ को बुलाकर उन्हें खुद को आज़ाद करने के लिए कह रहा था। और थोड़ी ही देर में उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही अक्षय तुरंत चलता हुआ उसी घर में उन्हीं पंडित जी के सामने जाकर बैठ गया। और थोड़ी ही देर में पंडित जी ने अक्षय के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बुदबुदाए। उन मंत्रों के बुदबुदाते ही अक्षय तुरंत ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया और पंडित जी ने तुरंत अक्षय को वहाँ से हटाने के लिए कहा। अक्षय के वहाँ से हटते ही वहाँ पर अब सबकी नज़रों के सामने साफ साफ छोटू वहाँ बैठा हुआ दिख रहा था। और छोटू के वहाँ दिखने पर तुरंत उसकी माँ की आंखों से लगातार आंसुओं की झड़ी बह रही थी। पंडित जी अपनी क्रिया को लगातार करते जा रहे थे। छोटू थोड़ी देर तक वहीं छटपटाता चिल्लाता रहा और अचानक धुआं बनकर हवा में गायब हो गया। उसके बाद पंडित जी ने कुछ सामग्री उसकी माँ के हाथों में रखते हुए कहा, इन सामग्रियों को आप ले जाकर नदी में प्रवाहित कर दीजिए। उसके बाद आप अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। अगले दिन अक्षय को होश आया और अक्षय के होश में आते ही अक्षय काफ़ी नॉर्मल था। अक्षय अब जिस तरह का नॉर्मल था, ये नॉर्मल उसके माता पिता उसे हमेशा देखना चाहते थे। अक्षय की ज़िंदगी से उसका इकलौता दोस्त तो दूर हो चुका था, लेकिन अक्षय को वो हंसना, बोलना, हर किसी में घुलना मिलना सब कुछ सिखाकर चला गया था। अक्षय का तो ये भी कहना था कि वो दोस्त उसके साथ हमेशा है, उसके बुलाने पर आता है और उसकी मुसीबत में उसकी हमेशा मदद किया करता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उस दोस्त की तो मुक्ति हो चुकी थी। लेकिन क्या पता अक्षय के प्यार ने उसे बांध दिया हो। अब ये तो अक्षय और छोटू यही दोनों बता सकते हैं। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।